हेलो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके रिश्ते को बहुत मज़बूत बनाने के बारे में। आपका आपके पार्टनर से रिश्ता होगा बहुत ही ज़्यादा गहरा और मज़बूत। आपके दिल के करीब आपका पार्टनर हंसता मुस्कुराता रहेगा, आपका परफेक्ट बॉन्ड होगा। आप आज जो सीखने जा रहे हैं उसे अपने दिल की गहराइयों में उतार लीजिए, ताकि आपके अंदर नेचुरली वो सब आए करने के लिए, जिससे कि आपका रिश्ता हमेशा प्यारा सा बना रहेगा। देखिए, समझते हैं कि रिश्ते हमारे को जन्म से ही मिलते हैं। जब से हम इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है ना इस बाहरी वर्ड से, तो एकदम से सबसे पहला हमारी ज़िंदगी में क्या आता है? रिश्ते। हम पैदा होते ही किसी के औलाद, किसी के भाई बहन, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, पता नहीं क्या क्या ऐसे बन जाते हैं ना। कितने सारे रिश्ते ऐसे बन जाते हैं हमें जो मिलते ही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, रिश्ते परिवार के रूप में। रिश्ते हमारा जन्म से शुरू होकर हमारे अंत तक रहते हैं, और इन रिश्तों के रूप बदलते रहते हैं, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अनमोल होते हैं। अब कुछ रिश्ते तो हमें कुदरती तौर पर मिले, हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा नाना मौसी, ऐसे बहुत सारे रिश्ते मिले। लेकिन कुछ रिश्ते हमने बनाए, जैसे कि हमने अपने दोस्त बनाए, फिर हमने अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया, और फिर हम इसी तरह से अलग अलग रिश्तों में कभी बंद कर, कभी उनसे खुल कर अपनी ज़िंदगी को जीते रहते हैं। हमारे बच्चे भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। ऐसे तमाम रिश्तों से हम पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पर घिरे रहते हैं। अब इनमें से सबसे जो अहम रिश्ता है, जो आपके जीवन में सबसे लंबे समय तक चलता है, वो है आपका आपके पार्टनर से, जो सबसे ज़्यादा गहरा होता है। क्योंकि आप अपने पार्टनर से वो भी शेयर करते हैं जो आप अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते हैं, जो आप अपने भाई बहन से, अपनी औलाद से शेयर नहीं करते हैं। यानी कि हमारे जीवन साथी का रिश्ता हमसे इतना गहरा, इतना अनमोल होता है। इसीलिए केवल लाइफ पार्टनर को ही ऐसे बोला गया है अर्धांगिनी, या हमारा आधा अंग। अब ये अर्धांगिनी का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि मेल के अंदर फीमेल का ही है, मतलब मेल फीमेल को ऐसे बोला जाता है ना। आपका लाइफ पार्टनर आपका आधा हिस्सा है, उसके होने से आप पूर्ण होते हैं, क्योंकि आप उसे केवल भावनात्मक स्तर पर नहीं जोड़ते हैं, आप उसे शरीर के स्तर पर भी जोड़ते हैं। शरीर, मन, अंतरात्मा के स्तर पर आपका जब उससे मिलन होता है, तब आप पूरे हो पाते हैं। इसी प्यारे से रिश्ते को, इसी गहरे रिश्ते को कैसे आप और खूबसूरत बना सकते हैं? देखिए, समझिए, आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में जब आया, उसकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, कभी कभी 35 साल, है ना, ऐसे हो सकती है ना। अलग अलग एज पर हम शादी करते हैं। अब वो पर्सन हमारी ज़िंदगी में जब आया, से फॉर एग्ज़ाम्पल वो 25 साल की उम्र में हमारी ज़िंदगी में आया। अब 25 साल उसने हमारे बिना जिए हैं, यानी कि उसकी बहुत सारी आदतें बन चुकी होंगी, उसकी लाइफ की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, उसके बिलीव डिफरेंट होंगे, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उसका एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत अलग होगा। उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी चॉइसेस, बहुत कुछ अलग हो गया। अब वो इंसान 25 साल की उम्र में हमारी ज़िंदगी में शामिल हुआ, तो जो उसके 25 साल हैं, जो अर्ली ईयर्स हैं उसके, उसमें जो उसके पैटर्न्स बने हुए हैं वो इतने स्ट्रांग होंगे, और जैसा भी उसने जिया होगा, जैसे भी उसके एक्सपीरियंस रहे होंगे, उसको सही लगते होंगे। उसके ज़बान पर खाने का टेस्ट है, उसका अपना पहनने का, रहने का एक सलीका है, सब कुछ उसका बिल्कुल हमसे अलग है। अब जब हम किसी की ज़िंदगी में आते हैं, तो हम शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करते हैं। हमें दूसरे के डिफरेंसेस बहुत अच्छे लगते हैं। हमें लगता है कि अरे वाह, सामने वाला ख़ास है, अलग है, और हम अंडरस्टैंड करके चलते हैं कि अगर वो अलग है हमसे और हमें अभी मिला है, तो डेफ़िनेटली उसकी कुछ चॉइसेस अलग होंगी, उसकी आदतें अलग होंगी, और हम शुरुआत में बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। हम सामने वाले से पूछते हैं आपको क्या पसंद है, आप क्या खाओगे। हम फिर उसके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, उसका जो स्टाइल है उसमें उसे पसंद करते हैं। शुरुआत में वो जो एक लवी डवी वाला फेज़ होता है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, उसमें आप सामने वाले की डिफरेंसेस को प्रेज़ करते हैं, आप उसे एक्नॉलेज करते हैं। पर
जब वो रिश्ता धीरे धीरे पुराना होने लगता है, चाहे आप लव रिलेशनशिप में एक लंबे समय तक हैं या आप शादी करके उसके साथ एक समय बिता लेते हैं, तो धीरे धीरे आप उसे बदलना शुरू कर देते हैं। आप एक्सपेक्टेशन पालने लगते हैं कि वो अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर वो आपके जैसा हो जाए। आप ये भूल जाते हैं कि आपके ज़िंदगी में आने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान अपना ओरिजिनल सेल्फ छोड़ देगा। लेकिन आप क्या चाहने लगते हैं कि अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया, आपको एक श्योरिटी हो गई कि अब तो ये इंसान मेरा है, तो अब ये इंसान बदलना शुरू कर दे, जो कि कभी हो नहीं पाता, क्योंकि उस इंसान ने जितने साल आपके बिना जिए होते हैं वो उसके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, बेस होता है उसका। उसके अंदर वो इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बने हुए होते हैं कि वो आपके आ जाने से ऐसे चेंज नहीं हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन अपनी मर्ज़ी से अपने आप को फ्लेक्सिबल करता है और प्यार की वजह से खुद अपनी मर्ज़ी से नए माहौल में ढलने के लिए नई आदतों को अपनाता है, वो अपनी पसंद को थोड़ा सा बदलता है या आपके साथ एडजस्ट करता है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो वो सिर्फ उसकी चॉइस होती है। वो अपनी मर्ज़ी से जब खुश होकर ऐसा करता है तो उसके लिए ऐसा करना आसान हो जाता है। बट जब ज़बरदस्ती लगती है कि ये करना पड़ेगा और एक बर्डन आ जाता है हमारे दिमाग पर, तो हमारे अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम अवॉइड करने लगते हैं, एक इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कई बार फिज़िकल डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। बहुत बर्डन आता है, हमें स्ट्रेस फील होता है और वहाँ पर हमारे अंदर डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो डिफरेंसेस हमारे अंदर जब स्टार्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके बीच में वो जो एक इमोशनल, एक इंटेलेक्चुअल, एक फ़िज़िकल, हर लेवल पर एक गैप आ जाता है। वो फिर सोशल गैप भी, फैमिली के अंदर गैप भी, वो गैप धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और आपका रिश्ता फिर वो जो थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हुआ था, वो एक दिन ऐसी नौबत पर आ जाता है कि आप एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जहाँ सातों जन्मों के वादे किए होते हैं, बड़े बड़े वादे किए होते हैं कि हाँ तुम्हारी पसंद को मैं अपनी पसंद बना लूँगा, हाँ जो तुम्हें अच्छा लगेगा मैं वैसे ही पहनूँगी, वैसे ही खाऊँगी, उठूँगी, बैठूँगी, वो सब चीज़ें कहीं गायब हो जाती हैं और आप उस पर्सन के साथ ऐसा फ़ील करने लगते हो जैसे उसने जंजीरों में बांध लिया है। ऐसा फ़ील करने लग जाते हो जैसे कि वो आपको बदलने के लिए आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और वो तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और रिश्ता एक खूबसूरती खो देता है और उसमें बस कड़वाहट ही कड़वाहट आ जाती है। ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि हम ये समझते हुए भी कि सामने वाले का एनवायरनमेंट अलग, उसका एजुकेशन, लाइफ का एजुकेशन केवल फॉर्मल एजुकेशन नहीं जो डिग्री आप लेकर रहे होते हैं, मतलब लाइफ में जो उसने सीखा है वो एजुकेशन और उसके खुद के एक्सपीरियंसेस, तो उसका एजुकेशन, उसका एनवायरनमेंट, उसके एक्सपीरियंसेस सब कुछ बिल्कुल अलग रहा है, इसलिए वो इंसान हमसे अलग है। तो हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बदल सकते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ किसी दूसरे इंसान को अच्छी कुछ एनवायरनमेंट देकर, उसको अच्छे एक्सपीरियंसेस देकर धीरे धीरे उसे दूसरे नए माहौल में डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती सिर्फ कि मेरे हिसाब से ये सही है और तुम्हें ऐसा होना है, तुम्हें इसलिए ऐसा करना पड़ेगा, या हमारे घर के तौर तरीके ऐसे हैं, तुम्हें ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे ये पसंद है इसलिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, जहाँ पर इस तरीके का बर्डन आ जाता है वहाँ पर ही प्रॉब्लम शुरू होती है। तो पता ये सबको होता है कि सामने वाला पर्सन मुझसे बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं और ये सबसे बड़ा कारण है उस इमोशनल डिस्टेंसिंग का। इमोशनल डिस्टेंस होते ही फिज़िकल डिस्टेंस अपने आप ही आ जाता है, इसीलिए बहुत सारे कपल्स एक दूसरे से फिज़िकली डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं, कम बात करेंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी अच्छे से नहीं मेंटेन करेंगे भी तो एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, लिमिटेड बात करेंगे, कभी एक दूसरे की तारीफ़ नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय क्रिटिसाइज़ करेंगे, किसी भी तरीके से उनको शेम फील कराने की कोशिश करेंगे, ब्लेम शेम गेम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किसी न किसी बात पे या तो ब्लेम करते रहते हैं या उन्हें शेम फील कराते रहते हैं और वो फिर धीरे धीरे उनकी चार दीवारी से बाहर पब्लिक भी होने लग जाता है, उनकी फैमिली तक पता चल जाता है या फिर बाहर सोसाइटी में भी इस बात का आइडिया लगना शुरू हो जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है या बहुत कोई पैसे वाला इंसान है तो वो बड़ी समझदारी रखेगा, वो ब्लेम शेम के गेम में नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई भी कपल ऐसा कर सकता है जिसने भी इस पॉइंट को इग्नोर किया कि सामने वाला पर्सन मुझसे अलग है,
हमें गोल्डन स्टेटमेंट याद रखना होता है कि लोग कभी गलत नहीं होते, लोग बस अलग होते हैं। और वो अलग हैं, इसीलिए रिश्तों की खूबसूरती होती है। अब सारे एक जैसे हो जाएंगे तो क्या उसमें कोई रिश्ते की खूबसूरती है? कभी भी नहीं है। आप सोचिए ना, आपको हर दिन वैरायटी चाहिए होती है। आप अगर बाहर कहीं डिनर के लिए जाते भी हैं तो हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ नया ट्राई करें। सेम ऐसा नहीं है ना कि आप बार बार वही चीज़ ट्राई करते हैं। आप कपड़े भी पहनते हैं तो बदल बदल कर पहनते हैं। आपको एक ही इन्वायरमेंट से ऊब जाते हैं, आपको चेंज चाहिए होता है। रिश्तों में भी वो चेंज अगर है, यानी कि सामने वाला हमसे अलग है, तो इसीलिए वो रिश्ते की ब्यूटी है। सपोज़ कीजिए आप भी कम बोलने वाले, दूसरा भी कम बोलने वाला, बिल्कुल कैसे होगा? नहीं, आप नरम और दूसरा गरम, एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन दोनों ही गरम हो जाएंगे तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? हमें समझना है कि सामने वाला हमारे जैसा रिजेंबल कर सकता है, लेकिन वो हमारे जैसा हो नहीं सकता। और वो रिजेंबल भी कैसे करता है? क्योंकि हम ह्यूमंस में 85% साइकोलॉजी तो सेम ही होती है। हमारी पसंद और हमारे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी अट्रैक्ट करती हैं जो हम सब ह्यूमंस के लिए कॉमन होती हैं, तो वो रिजेंबलेंस होती है। लेकिन वो जो 15% है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 15% का आपने रिस्पेक्ट नहीं किया तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब 85% एक जैसा सही सब कुछ है और वो 15% को भी आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ी वाली बात है। तो हमें समझना है कि सामने वाले की इंडिविजुअलिटी को हमें रिस्पेक्ट करना है। तो कुछ कपल आपने ऐसे देखे होंगे जो कम बोलते हैं। अब मान लीजिए आप एक वाइफ़ हैं और आप ये शिकायत करी हैं, ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो चुप रहते हैं, ये तो मुझसे बात नहीं करते। वो सिर्फ आपसे बात नहीं करते, ऐसे नहीं है कि वो आपसे कम बात करते हैं। वो उनकी नेचर ही ऐसी है, वो सबसे ही कम बात करते हैं। किसी को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, अब कि कोई ऐसा होगा जिसको घूमने फिरने का बहुत कम शौक़ होगा, वो अपने घर में ही अपना कंफर्ट देखता है। तो क्या कहें, किसको अच्छा कहें? जिसको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है या जिसको घर में रहने का ज़्यादा शौक़ है? दोनों ही अपनी जगह सही हैं, क्योंकि सबकी जो इच्छाएँ, आदतें और जिस तरीके का उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उस हिसाब से उनकी पसंद नापसंद बन जाती है। सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। तो कुछ तो कुदरती होता है और कुछ एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट का ज़्यादा बड़ा रोल होता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि वो बचपन से ही उसके पेरेंट्स बहुत घुमाते थे, उसको बहुत ही ऐसा बाहर का एक्सपोजर मिला, तो वो बहुत एक्सट्रोवर्ट बन गया। अभी भी वो सारी कंडीशनिंग उसको हेल्प कर रही है, वो वैसे ही सोशली एक्टिव रहता है, एक्सट्रोवर्ट रहता है। वहीं पर दूसरा पर्सन ऐसा है जिसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, वो धीरे धीरे इंट्रोवर्ट की तरफ चला गया। तो उसको अपना एक पर्सनल स्पेस, एक अपना लाइक मी टाइम और कम लोगों के बीच में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। वो वैसा बन गया। अब आप चाहेंगे कि वो अचानक से दूसरे के जैसा हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। अब क्या होता है, हमारे आसपास इतने सारे और कपल्स होते हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है अरे यार वो कपल तो कितना खुश है, वो तो देखो हॉलीडे पे जाते रहते हैं, देखो वो तो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, देखो उसका हस्बैंड तो इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, फूल देता है, कभी चॉकलेट लाता है, सरप्राइज़ देता है, ये करता है, वो करता है। हम अगर दूसरों से कंपैरिजन करेंगे तो उससे हमारा रिश्ता बहुत ही ख़राब होने वाला है, क्योंकि हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड ऐसे किसी दूसरे को आइडलाइज़ करने से या उसका एग्जांपल देने से वो लोग बुरा फील करते हैं, ना कि वो अच्छा फील करते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी को कंपेयर करते हो तो आप उसे ये बता रहे होते हो कि तुम अच्छे नहीं हो और तुम्हें उसके जैसा बनना है। तो ये दूसरे इंसान की आइडेंटिटी पर अटैक होता है, और जब भी किसी की आइडेंटिटी पर अटैक होता है तो उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर का डिफेंस चालू हो जाता है। तो कुछ लोग डिफेंस में आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं कि भाई ये खतरा है, इससे बोलेंगे तो बस इसके मुंह से तो कुछ क्रिटिसिज्म निकलेगा, कंपैरिजन निकलेगा, ये तो अटैक ही करेगा, तो इससे तो दूर ही रहो। और कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और वो लोग आप पर ब्लेम शेम करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर आपसे दोनों ही केस में, चाहे वो कोई साइलेंटली ऐसा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो या एग्रेसिव होकर मेंटेन कर रहा हो, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपसे फिजिकल इमोशनल हर लेवल पर डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं और आपके रिश्ते का हो जाता है कबाड़ा चकनाचूर और दूसरे का दिल जाता है बुरी तरह से टूट। और फिर यहीं से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, कोई तो शोल्डर चाहिए होता है ना जिसके कंधे पर आप आराम से वेंट आउट कर सको, अपने आंसुओं को भी, जो भी भड़ास है उसे निकाल सको। तो बहुत सारे लोग ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। उनका रिश्तों पे से विश्वास ही खो जाता है। बस रिश्ते में इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं, समाज होता है, कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए पड़े रहते हैं। लेकिन वो रिश्ता तो बिल्कुल सत्यानाश ही हो जाता है, ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि
अंदर तक दिल बुरी तरीके से टूट जाता है जब कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, ब्लेम, शेम खेला जाता है और जब लगातार कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। अब आप ऐसे किसी को वेट को लेकर, किसी की शक्ल को, कॉम्प्लेक्शन को, किसी की आदतों को लेकर, किसी की कमाई को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर बार बार अगर कंपैरिजन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेल है, वो बॉडी शेमिंग कर रहा है अपनी वाइफ की, वो बोला तुम घर में करती क्या हो, पड़ी रहती हो, तुम्हारे पास बस बच्चों को देखना है, या तुम्हें 2 रोटी बनानी है, इसके अलावा क्या करती हो, तुम्हें क्या पता बाहर जाकर कैसे कमाते हैं। तो ये क्या हुआ, अपनी वाइफ को हर्ट करने वाली बात हो गई। ऐसी अगर कोई वाइफ है बोल रही है देखो वो लोग कितना हॉलीडे पर जाते हैं, उनका पति कितना रोमांटिक है, ऐसे गिफ्ट लाता है, वो तो सोशल मीडिया पे भी खूब एक्सप्रेस करते हैं, उनकी तो कमाई बहुत ज़्यादा है, तुम तो कुछ काम नहीं करते हो, या देखो मेरे जीजा ऐसे हैं, मेरा भाई तो ऐसा है। क्या है ये, दूसरे इंसान को ब्लेम शेम करना। और यही बहुत ज़्यादा बड़ा रूट कॉज है रिश्ते को ख़राब करने का। सो अब इस सारे मैस को जिसको आप फैला देते हैं, दोबारा से रिश्ते को अच्छा करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा रूट कॉज है ब्लेम शेम, उसे ख़त्म करना है। एक्सेप्ट करना है कि उम्र के हिसाब से चेंजेस आएंगे, अपीयरेंस में भी आएंगे। अब सामने वाला जैसे आपको स्टार्टिंग में मिला है, धीरे धीरे उसकी अपीयरेंस चेंज होगी। जैसे फीमेल से उनकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, वो जब कंसीव करेंगे, डिलीवरी करेंगे, उसके बाद उनकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। वो अभी पहले आपको टाइम दे रही थी, लेकिन फिर उनका टाइम बच्चों में डिवाइड हो जाएगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अगर वो वर्किंग भी है तो वहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीपल एरियाज़ में डिवाइड हो जाएगा। तो वो हर समय अपने आप को इतना टिप टॉप मेंटेन नहीं रख सकते हैं। जो लेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक एरिया की ले रही है, उसके पास टाइम होगा, वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकती है। लेकिन जिसके मल्टीपल एरियाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास कहाँ से इतना बार बार पार्लर में जाकर बैठने का टाइम होगा, बार बार इतना मेकअप करके या इतना हाई फाई तरीके से रहने का टाइम होगा, नहीं होगा। या तो आप उसे सुख सुविधा दीजिए, उसके लिए लगाइए 10 मेड्स, उसको जो है ना दीजिए, उसको पैसे दीजिए, उसको दीजिए वो सारा फ्रीडम, तो वो भी टिप टॉप बनकर बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे शुरुआत में आपको मिली थी। लेकिन अगर आप उसको हेल्प नहीं देंगे, उसको पैसे नहीं देंगे, उसको फ्रीडम नहीं देंगे, तो वो तो बेचारी ऐसी ही रहेगी। फिर आप उसको उसके लुक्स के लिए रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, उसको शेम करना शुरू कर देंगे, उसको ब्लेम करना शुरू कर देंगे। कैसे करेगी वो, नहीं कर सकती। इसी तरीके से आपका हस्बैंड है, अगर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, पहले आप आए, आपके खर्चे आए, जिम्मेदारियाँ आई, फिर बच्चे आए, उनकी एजुकेशन आया, फ्यूचर की सिक्योरिटी आई, इतना कुछ आया। अब वो अगर काम में इतना बिजी है और वो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहुत सिंसियर है, तो वो आपको हर समय बाबू शोना करके, गिफ्ट ला के आपको इतना ज़्यादा घंटों का टाइम कैसे देंगे। या तो कोई इंसान ने ऐसा है कि बहुत बड़ा कुछ ऐसे एम्पायर खड़ा कर लिया है, अपना काम ऐसे आउटसोर्स कर दिया है, या डेलीगेट कर दिया है, उसके पास टाइम है तो वो दे रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी हाईली एम्बिशियस होते हैं और बढ़ाते रहते हैं। लेकिन या कोई वेला इंसान है जो बिल्कुल ही खाली है, वो आपको टाइम दे सकता है, लेकिन वेले इंसान का आपको टाइम अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप ये बोलेंगे ये तो घर में पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो आपको अपने अंदर की डुअलिटी को छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई इंसान बहुत अच्छी तरीके से अपने काम काज में लग रहा है और बहुत अच्छी तरीके से वो सब कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, बाहर जा रहा है, काम को बढ़ा रहा है, तो वो आपको लिमिटेड ही टाइम देगा। तो उस लिमिटेड टाइम को आपको एंजॉय करना है। तो आपको पत्नी को या पति की सिचुएशन को समझना है, ना कि उन्हें ब्लेम शेम करना स्टार्ट कर देना है। सो ब्लेम शेम करने से पहले किसी की सिचुएशन को समझिए कि वो क्यों ऐसा बदलता जा रहा है। समय के साथ, उम्र के साथ आपका रंग रूप भी बदलेगा, आपकी चॉइसेस भी बदलेंगी। कोई ठेका नहीं होता कि आज किसी की कोई आदतें हैं, किसी की पसंद नापसंद है, बिलीफ है, तो वो ज़िंदगी भर ऐसे रहेंगे। हमारे बिलीफ भी बदलते हैं, हमारी लाइफ की वैल्यूज़ भी बदलती हैं ना। हमारे टीनेज में, हमारे अर्ली 20s में हमारे लिए जो है ना, हो सकता है कि घूमना फिरना, सजना संवरना, ये सब चीज़ें ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है कि वो 30s में 40s में जाकर वैल्यूज़ बच्चों पर शिफ्ट हो जाएं, अपनी स्टेबिलिटी लाने पर शिफ्ट हो जाएं, या सोशल अपनी पहचान बनाने पर शिफ्ट हो जाएं, किसी भी चीज़ पे, हेल्थ पर शिफ्ट हो जाएं, फैमिली टाइम पर शिफ्ट हो जाएं, किसी भी चीज़ पर शिफ्ट हो जाती हैं। तो समय समय पर हमारी वैल्यूज़ में, बिलीफ में बदलाव आता है, हमारी चॉइसेस में, हमारे डिसीजन लेने के तरीके में, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स में, हमारी अपीयरेंस में, हर चीज़ में फ़र्क आता है। इसीलिए तो है ना, हम इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस से, एनवायरनमेंट से मैच्योरिटी बढ़ती रहती है। तो इंसान बदलता है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो इस नियम को आपको समझना होगा। और जो लोग उसके साथ अपने आप को बदलते रहते हैं और एक्सेप्ट करते रहते हैं सारे चेंजेस को, जो भी सिचुएशंस बदलती रहती हैं, तो उन कपल्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। वो एक दूसरे का सुख दुख में साथ दे पाते हैं। लेकिन जो लोग ब्लेम शेम करने लग जाते हैं, वो केवल सुख के साथ ही होते हैं। जब तक सब कुछ परफेक्ट था, जब तक सही था,
वरना फिर क्या करेंगे, हम तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, चीट करेंगे। अरे दूसरा पर्सन भी आपको इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो आपसे दूर रहता है, उसके सारे फ्लॉज आपको दिखाई नहीं देते, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। साथ में जब रहेंगे और हर चीज़ आपको दिखाई देगी, आपके सामने आएगी, तब आपको पता चलेगा कि दूसरे इंसान के साथ भी आपके ऐसे से ही मिलते जुलते एक्सपीरियंसेस रहने वाले हैं। वो कोई ऐसा नहीं है, वो बस इसलिए आपको ठीक लग रहा है क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए मिल रहा है, तो सच सवर भी रहा है, आपको पैम्पर भी कर रहा है, अपना अच्छा पार्ट दिखा रहा है। तो अपने रिश्तों की कदर करनी है। अब आप कैसे कदर करें, तो मैं आपको 3 टिप देने वाली हूँ। पहली टिप, डिफरेंसेस को और चेंजेस को रिस्पेक्ट करें। तो जो आप एक दूसरे से अलग हैं उसको रिस्पेक्ट करें, एक्सेप्ट कर लें कि यस ये पर्सन ऐसा ही है और क्योंकि ये डिफरेंट है। और संसार का नियम ही है कि हम सब एक दूसरे से अलग ही हैं। अब वो जो 15% का जो डिफरेंस है और 80% हम सेम जैसे से होते हैं, है ना, तो उस 15% को मैं रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट करने वाली बात कह रही हूँ। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है। दूसरी टिप है ओपन कम्युनिकेशन। आपको अगर कोई भी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको कुछ भी लग रहा है कि हाँ हमारे बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो ओपनली कम्युनिकेट करें। और कम्युनिकेट करते वक्त आप सामने वाले को कोई भी इस तरीके के वर्ड्स ना बोलें जो उसे चुभ जाएं, उसके दिल को छलनी कर जाएं, उसको हर्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को अच्छी तरीके से बिना सामने वाले को हर्ट करे हुए कहना है और उसमें ये झलकना चाहिए कि आप इस रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं। तो आपको ओपन कम्युनिकेशन, डेली एक रूटीन इस्टेब्लिश कीजिए कि आपको अपने पार्टनर के साथ एक टाइम का खाना खाना है, एक टाइम चाय कॉफ़ी जो भी आप एंजॉय करते हैं वो करना है, या वॉक पर जाना है। क्वालिटी आपको टाइम स्पेंड करना है और उसमें आपको कम्युनिकेट करना है। इससे आपके रिश्ते में मजबूती रहती है। और जब आप किसी को प्यार से बिना ब्लेम शेम करे बताते हैं कि अगर आपका पार्टनर अच्छे से तैयार होकर रहता है तो उससे उसका भी लुक एनहांस होता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका पार्टनर कुछ ऐसे विन विन सिचुएशन निकाल लेता है जिसमें कि वो भी कंफर्टेबल है, हम भी कंफर्टेबल हैं, तो इससे आपको उसके प्यार का एहसास होता है। तो ये सब ओपनली आप ऐसे कम्युनिकेट करते हैं किसी को बिना ब्लेम शेम करे, तो उससे आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ये चीज़ समझनी ही होगी, जहाँ 2 बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही, यानी कि कुछ ना कुछ बात पर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्लैशेस होंगे ही। सो कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशेस ये सिग्नल नहीं होता कि अब रेड अलर्ट आ गया, इस इंसान से अलग हो जाओ। नहीं, वो टेम्परेरी एक पॉज लो और अपने अंदर प्रोसेस करो उस बात को कि आप कैसे एक दूसरे को एम्पैथाइज़ नहीं कर पा रहे हो, कैसे आपका दोनों का एंगल अलग अलग है, कौन सा एंगल शिफ्ट कर कर आपको एक दूसरे की बात को समझना है। ये 6 और 9 जैसी लड़ाई हो जाती है ना, कि एक इधर पॉइंट से देख रहा है, दूसरे पॉइंट से देख रहा है। तो उस टाइम पर पॉज लो, रिफ्लेक्ट करो और ईगो को बीच में लाए बिना सिर्फ इस बात को समझते हुए कि मुझे सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, क्योंकि ये इंसान मेरे जैसा ही है, मेरे से अलग है, और जैसे मैं इससे अलग हूँ ऐसे ये मुझसे अलग है, ये मेरा अपना ही इंसान है। सो ये गलत नहीं है, ये बस मुझसे अलग है। इस अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए, एम्पैथाइज़ करते हुए, बिना उसे टॉर्चर करे, बिना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, बिना उसे डोमिनेट करे, बिना अपने नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड के, इस चीज़ को समझो और फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद उस पर्सन से सिर्फ इतना कहो कि तुम अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह सही हो, चलो दोनों मिलकर किस तरीके से इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। क्योंकि कितना भी आप कम्युनिकेट करने के नेचर डालेंगे, कितना भी आप रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे ही। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत जल्दी रिजॉल्व करना है, क्योंकि वो लड़कर जो आप एक मुंह इधर कर एक मुंह इधर कर जो सो जाते हैं ना, वो आपके अंदर और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट डीप कर देता है। क्योंकि रात को सोने से पहले जो भी आप सोच रहे होते हैं, जो भी आप फील कर रहे होते हैं, वो आपके और गहरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो एक आदत बनाइए कि कितना भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, नाराज़गी होगी, लेकिन रात को सोने से पहले हम उसे रिजॉल्व कर ही सोएंगे। हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को हग कर सोएंगे, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराहट से कि कोई बात नहीं, लड़ेंगे भिड़ेंगे लेकिन साथ ही रहेंगे, और वो भी प्यार से साथ रहेंगे। इस बात को दिमाग में रखते हुए कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी जिस तरह से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, बातचीत करते हैं, एहसास दिलाते हैं, वो सब कुछ आपके बच्चे देख रहे हैं। वो सारी एनर्जी आपके घर के एनवायरनमेंट में है, और वो सारी की सारी एनर्जी आपके घर के एनवायरनमेंट में, वो वाइब्स आपके बच्चों को ट्रांसफ़र हो रही हैं, बाकी लोगों को ट्रांसफ़र हो रही हैं, आपके घर के खाने में मिल रही हैं, आपके कपड़ों में मिल रही हैं, आपके हर चीज़ में मिक्स हो रही हैं वो वाइब्रेशंस। और देखते हैं ना कि आपके मन में कलेश पड़ा हुआ होता है और सारे घर में ही ऐसी एनर्जी हो जाती है, आप ड्रेन्ड फील करते हैं, बच्चे भी घबराए से, चिड़चिड़ाए से रहते हैं, अजीब सा माहौल रहता है। तो आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि ये इंसान वो है
जो आपके हर सुख दुख में काम आएगा। इसको हर्ट नहीं करना है, इसको ब्लेम शेम नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट रिस्पेक्ट करना है, इसको प्यार देना है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में प्यार की वजह से आया था। वो आपका आधा अंग है। सोचो ना, अगर मेरे शरीर का आधा अंग बेकार हो जाए तो क्या मेरा शरीर ठीक से चल पाएगा? नहीं। हमारे रिश्ते इतना मजबूत आधार होता है। अगर हमारे रिश्तों में चिड़चिड़ाहट होती है, हम काम ठीक से नहीं कर पाते, हमसे सारा पैसा, सुख, शांति सब दूर होने लग जाती है, हमारी सेहत खराब हो जाती है, हम फिज़िकली मेंटली सिक हो जाते हैं। क्यों औरतें इतना ज़्यादा डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं? क्यों किसी का, आदमी का इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, इतना बीपी बढ़ा हुआ रहता है, इतना स्ट्रेस में रहते हैं, नींद नहीं आती है, हर समय मूड चिड़चिड़ाया हुआ रहता है? क्योंकि उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। सो ये नहीं करना है कि ये आदमी तो बुरा है, ये औरत तो बुरी है, दूसरे से मैं सुख ले लूँ। कोई आदमी या कोई औरत परफेक्ट नहीं होता। रिश्ते को परफेक्ट बनाना पड़ता है, और परफेक्ट बनाते बनाते भी वो परफेक्ट पूरी तरह से नहीं बनेगा, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। लेकिन एक लिमिट तक वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि आप एक दूसरे को समझ पाते हैं, एम्पैथाइज कर पाते हैं, एक दूसरे की वीकनेसेस के साथ भी ईजीली स्ट्रेंथ पर फोकस कर कर रह पाते हैं। यकीन मानिए, चांद में भी दाग है, तो हर इंसान में कोई ना कोई तो फ्लॉ होगा ही। आप रिश्तों को परफेक्ट बनाने की, इंसान को परफेक्ट बनाने की गलती ना करें। जो है जैसा है उसको इसी तरीके से एंजॉय करें। ये सार है आपके रिश्तों का। और समझें मेरे पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, मेरे पार्टनर को क्या चीज़ ऐसी है जो ऑफ कर देती है, और ऑब्जर्वेशन से समझ कर, अपने एक्सपीरियंस से समझ कर, अपनी खुद की मर्ज़ी से धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें अपने अंदर भी और बाहर भी, अपने घर के एनवायरनमेंट में, जिससे आप दोनों कंफर्टेबल रहें। क्योंकि एक ब्यूटीफुल रिश्ते के लिए हम दोनों को कुछ कुछ प्यार से ना, ऐसे दब के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, प्यार से ऐसे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें कि दोनों कंफर्टेबल हो। ये रिश्तों की ब्यूटी होती है। ऐट के टैट में नहीं रहना है कि नहीं मैं जैसा हूँ मैं अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोऊंगा, मैं जैसा हूँ मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी। नहीं, बदलिए। डोमिनेंस में तो कोई नहीं बदल सकता। जब आप फ्रीडम देंगे तो दोनों को ही समझ में आएगा कि कुछ कुछ मुझे हार्मनी मेंटेन करने के लिए बदलने की ज़रूरत है। तो वो बदलाव आपके रिश्ते में मिठास ऐड कर देगा, प्यार कर देगा, आपको बड़ा ही मज़ा करेगा। और जब आप इस तरीके से एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे तो आपके बीच में फिज़िकल इंटीमेसी भी बहुत अच्छी रहेगी, इमोशनल इंटीमेसी भी बहुत अच्छी रहेगी। हंसते मुस्कुराते एक आइडियल कपल की तरह, एक परफेक्ट एग्जाम्पल की तरह अपने बच्चों के लिए कि कैसे कपल होना चाहिए, आप खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। यकीन मानिए, आपकी हर हरकत आपके बच्चों को प्रोग्राम कर रही है। मैंने ऐसे तमाम केसेस देखे हैं जहाँ पर पेरेंट्स की रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है और बच्चे शादी नहीं करना चाहते। उनका रिश्तों से विश्वास उठ गया होता है, या उनकी खुद की रिलेशनशिप बहुत सफ़र करती है, पुअर करती है। तो आपकी बहुत जिम्मेदारी है खुद की भी खुशियों की और अपने बच्चों को भी खुशहाल एक्सपीरियंसेस देने की। सो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है और आप अपने जहन में, दिमाग में और दिल में, दोनों में इसको गहराई तक बिठा चुके हैं और आज से ही अपने रिश्ते पर काम करना शुरू करेंगे और अपने पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग के साथ खुशहाल रहेंगे। आप अपना खास ख्याल रखिएगा मेरे प्यारो दुलारो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।